हेलो नीट एक्सपीरियंस। तो कंसेप्ट ऑफ नीट में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, जिसमें आपको एनसीईआरटी के हाइलाइट्स भी मिलेंगे और एनसीईआरटी की हर एक लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है, उससे कौन से क्वेश्चंस कब पूछे गए हैं और कौन से क्वेश्चंस कौन से लाइन से पूछे जाएंगे, इसमें हम एक एक लाइन डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 5 में हम स्टार्ट करने वाले हैं पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़े हैं वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। तो हमने पहले लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था फ्लावर के टाइप्स पढ़े थे। इसमें हमने एंड्रोएशियम गायनोएशियम डिटेल में पढ़ा था, जिसमें कि हमने एंड्रोएशियम से मेल गेमेटोफाइट बनाया जिसको पोलन ग्रेन भी बोलते हैं। एंड देन गायनोएशियम से पिस्टिल से हमने फीमेल एम्ब्रियो से एक और फीमेल गेमेटोफाइट बनाया था। देन हमें पता चल गया कि पोलन ग्रेन और मेल गेमेटोफाइट एंड एम्ब्रियो सेक एंड फीमेल गेमेटोफाइट ये मेल गेमिट और फीमेल गेमिट को बनाते हैं रेस्पेक्टिवली। देन हमने देखा कि अब ये मेल गेमिट बन गया, फीमेल गेमिट बन गया, तो दोनों को आपस में मिलाना है, तो उसके लिए पोलिनेशन आया। पोलिनेशन में हमने ऑटोगेमी पढ़ा, गेटेनोगेमी पढ़ा, जेनोगेमी पढ़ा। देन एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन हमने पढ़ा। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 नहीं देखा है तो वहाँ पे आप देखो ध्यान से। देन हमने लेक्चर नंबर 4 स्पेशली आउटब्रीडिंग डिवाइस के लिए बनाया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आउटब्रीडिंग डिवाइस आपको समझने के लिए। आउटब्रीडिंग डिवाइस क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे इनब्रीडिंग डिप्रेशंस को ओवरकम करने के लिए, उसमें भी हमने डिस्कस किया था। तो लेक्चर नंबर 4 भी देखो, जिसमें डाइक्लेनी, डाइकोगेमी, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, हेटेरोस्टाइल, कैस्मोगेमी और हर्कोगेमी आता है। लेक्चर नंबर 5 में हम पढ़ने वाले हैं पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन जैसे नाम से ही क्लियर है, पोलन और पिस्टिल का इंट्रैक्शन। पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन को पहले डायग्राम से समझेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो कि ये एक प्लांट ए है और ये एक प्लांट बी है। प्लांट बी, प्लांट ए के पास ये एक मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर, और ये एक फीमेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर। वैसे ही प्लांट बी के पास ये है मेल फ्लावर एंड ये है फीमेल फ्लावर। तो हमने देखा कि यहाँ पे मेल फ्लावर से क्या रिलीज होंगे, मेल फ्लावर से मेल गेमेटोफाइट बनेंगे जिसको हम पोलन ग्रेन बोलते हैं। और ये पोलन ग्रेन क्या होगा, ये पोलन ग्रेन के ट्रांसफ़र की प्रोबेबिलिटी कहाँ है कि ये जो स्पीसीज है प्लांट ए, जो ए टाइप की स्पीसीज है, ये प्लांट ए टाइप के ही स्टिग्मा पे जाएगा। ध्यान रखना है रिप्रोडक्शन के लिए, ध्यान रखना कि रिप्रोडक्शन के लिए स्पीसीज सेम होना चाहिए। स्पीसीज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। भले प्लांट अलग हो सकता है लेकिन स्पीसीज सेम होना चाहिए। रिप्रोडक्शन होने के लिए स्पीसीज सेम होना चाहिए। तो ये एक प्लांट ए स्पीसीज है और ये एक प्लांट बी स्पीसीज है एंड ये प्लांट ए स्पीसीज है। तो आपको ध्यान रखना है कि अब जब ये ए स्पीसीज है तो इसका पोलन जो होगा, इसका पोलन इसी के या तो इसी के स्टिग्मा पे चला जाए जिसको हम बोलते थे पोलिनेशन, और पोलिनेशन में भी इसका एक एग्जांपल है जिसको हम बोलते थे गेटेनोगेमी। तो गेटेनोगेमी ये टाइप ऑफ पोलिनेशन है कि सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर जाता है तो इसको गेटेनोगेमी बोलते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि यहाँ पे अब आया, यहाँ पे पोलन आ गया। तो पोलन जब यहाँ पे स्टिग्मा के कांटेक्ट में आया तो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आने पे ये पोलन जो है वो आइडेंटिफाइड होगा किसके द्वारा, स्टिग्मा के द्वारा। कि स्टिग्मा आइडेंटिफाई करेगा पोलन को कि क्या ये पोलन मेरे ही स्पीसीज का है या नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लो कि जो दूसरा प्लांट है, प्लांट बी स्पीसीज है, इसका जो पोलन है, अगर ये पोलन सपोज मान लो कि स्पीसीज 1 के स्टिग्मा पे आ जाए, तो अगर स्पीसीज 1 के स्टिग्मा पे आ जाएगा तो क्या इसका पोलिनेशन होगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि अब जो प्लांट ए स्पीसीज है इसका जो स्टिग्मा है ये आइडेंटिफाई करेगा कि क्या ये मेरे ही स्पीसीज का है या नहीं है। तो इसी को हम बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। मतलब कि स्टिग्मा के द्वारा पोलन का आइडेंटिफिकेशन होता है कि क्या इस स्टिग्मा के लिए ये जो पोलन है वो राइट टाइप का है या फिर रॉन्ग टाइप का है। तो अगर राइट टाइप का होगा तो यहाँ पे पोलन का जर्मिनेशन होगा और पोलन मेल गेमिट इसके अंदर जाएगा और अंदर जाने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन अगर रॉन्ग टाइप होगा, मतलब अगर मान लो प्लांट ए के स्टिग्मा पे प्लांट बी स्पीसीज का जो पोलन है, अगर ये पोलन आया होगा तो ये यहाँ का स्टिग्मा क्या होगा, यहाँ के पोलन को जर्मिनेट नहीं करने देगा, इसके अंदर मेल गेमिट को जाने नहीं देगा। इसी वजह से इसको बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। इसी को हम एनसीईआरटी के एक एक लाइन से समझेंगे और ये भी समझेंगे कि पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन में सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमने देखा है कि जो जनरली प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, गेटेनोगेमी और ऑटोगेमी को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। क्यों, क्योंकि उनको ट्रू क्रॉस पोलिनेशन चाहिए ताकि इन ब्रीडिंग जो डिप्रेशन होता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं हो सके। तो कई बार ऐसा भी होता है कि सेम प्लांट का जो पोलन सेम प्लांट के फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे आएगा तो स्टिग्मा आइडेंटिफाई करेगा
कि ये तो मेरे ही प्लांट का पोलन है, मतलब कि सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, ये आइडेंटिफाई करके बोलेगा कि नहीं मेरे ही प्लांट का पोलन नहीं चाहिए, मुझे सेम स्पीसीज़ के दूसरे प्लांट का पोलन चाहिए। पॉइंट समझो, सेम स्पीसीज़ के दूसरे प्लांट, स्पीसीज़ हमेशा सेम ही होगा लेकिन वो प्लांट क्या होगा, दूसरा होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। ऑलरेडी हमने पढ़ा है तो वो भी हम देखेंगे एनसीईआरटी की लाइन से। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, जैसे कि हमने देखा कि पोलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन, जितने भी पोलिनेशन होते हैं उसका कोई गारंटी नहीं होता है कि वो राइट टाइप के ही होंगे, बट अगर कंपेटेबल हो पोलन ऑफ द सेम स्पीसीज एज द स्टिग्मा, मतलब राइट टाइप हमें किसको बोलते हैं कि सेम स्पीसीज का ही पोलन हो तो ही हम उसको राइट बोलेंगे। ऑफ्टन पोलन ऑफ द रॉन्ग टाइप, रॉन्ग टाइप कौन से हो सकते हैं, जैसे हमने बताया कि आइदर फ्रॉम द अदर स्पीसीज, अगर अदर स्पीसीज का पोलन होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, रॉन्ग टाइप, और फ्रॉम द सेम प्लांट, अगर मान लो कि सेम प्लांट से पोलन आता है तो कभी बार हमें सेल्फ प्लांट के पोलन को रोकना होता है जिसको सेल्फ इनकॉम्पेटेबल बोलते हैं, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग टाइप का हो गया। तो ध्यान रखो रॉन्ग टाइप में दो चीज़ें होती है, या तो अदर स्पीसीज से आए पोलन, सेम प्लांट का पोलन होगा, और सेम प्लांट के पोलन को रिजेक्ट करने को हम बोलते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। तो रॉन्ग टाइप में दो ध्यान रखना है कि अदर स्पीसीज से एक पोलन आए या फिर सेम प्लांट का पोलन आए और उसके पास एक स्पेशल मैकेनिज्म होना चाहिए सेल्फ इनकॉम्पेटेबल का, ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म होता है जो सभी प्लांट के पास नहीं होता है, ध्यान रखना है। ऑल्सो लैंड ऑन स्टिग्मा द पिस्टिल हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन, जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा के पास ये एबिलिटी होती है कि वो आइडेंटिफाई कर पाए, जैसे हमने देखा अभी डायग्राम के थ्रू कि वो राइट टाइप का है या फिर रॉन्ग टाइप का है। राइट टाइप में हमने देखा कि उसके लिए कॉम्पेटेबल होना चाहिए, जो कि ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म के थ्रू होता है, और जेनेटिक के साथ साथ केमिकल मैकेनिज्म भी होता है, आगे हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। वेदर इट इज़ ऑफ द राइट टाइप, राइट टाइप को हम कॉम्पेटेबल बोलते हैं, और ऑफ द रॉन्ग टाइप जिसको हम इनकॉम्पेटेबल बोलते हैं। इफ़ इट इज़ द राइट टाइप द पिस्टिल एक्सेप्ट द पोलन एंड प्रोमोट पोस्ट पोलिनेशन इवेंट जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो हमने पता है कि अगर राइट टाइप का पोलन होगा तो ही पिस्टिल जो स्टिग्मा होगा वो पोलन को एक्सेप्ट करेगा और उसके आगे फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है वो कंटिन्यू होगा। तो फर्टिलाइजेशन इवेंट कंटिन्यू होने के लिए हमने देखा, इस डायग्राम से हम चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पे एक स्टिग्मा है, स्टिग्मा पे बहुत सारे पोलन दिख रहे हैं, लैंड हुए हैं, तो हमें पता है कि जो पोलन है वो 2 सेल्ड स्टेज और 3 सेल्ड स्टेज में लैंड होते हैं। सपोज मान लो कि ये जो पोलन है वो 2 सेल्ड स्टेज में, और जो दूसरा पोलन है ये 3 सेल्ड स्टेज में है। तो 3 सेल्ड स्टेज में हमें पता है कि 3 सेल्ड स्टेज में 2 मेल गेमिट होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक वेजिटेटिव होगा 2 सेल्ड स्टेज में और एक जनरेटिव सेल होगा। तो दो कंडीशन में पोलिनेशन होता है, तो दो कंडीशंस में हमारे पास है कि यहाँ पे पोलन आए हुए होंगे। तो जैसे ही इस स्टिग्मा के थ्रू ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये पोलन जो है वो राइट टाइप के हैं, कि सपोज मान लो ये जो पोलन है ये राइट टाइप का है। तो राइट टाइप का होने के बाद यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखना है कि जो 3 सेल्ड स्टेज में, सपोज मान लो ये 2 सेल्ड स्टेज है, ये 3 सेल्ड स्टेज है, तो 3 सेल्ड स्टेज में है तो ऑलरेडी उसके पास एक वेजिटेटिव है, 2 मेल गेमिट है, तो यहाँ पे और एक और पॉइंट हमने देखा है कि जो पोलन होता है उसके पास एक जर्म पोर होता है जहाँ पे एग्जाइन नहीं होता है। तो उस जर्म पोर से ये क्या करता है, जर्मिनेट करता है, और जर्मिनेट इसको पोलन ट्यूब बोलते हैं। और इस पोलन ट्यूब के अंदर ये जो 2 मेल गेमिट होते हैं ना, ये 2 मेल गेमिट ए टिप के थ्रू आते हैं। तो यहाँ पे पोलन ट्यूब जर्मिनेट होता है, अगर राइट टाइप का हुआ तो ही, ध्यान रखना है राइट टाइप का पोलन आएगा तो ही। तो राइट टाइप में 2 सेल्ड स्टेज और 3 सेल्ड, यहाँ पे इसके टिप पे 2 मेल गेमिट आ गए। तो ये बात हो गई किसकी, ये 3 सेल्ड स्टेज में आया, तो 3 सेल्ड स्टेज में आया तो जिसमें 2 मेल गेमिट, इसके जर्मिनेशन के बाद पोलन ट्यूब हुआ, इसको पोलन ट्यूब बोलते हैं। तो पोलन ट्यूब से 2 मेल गेमिट, यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा है कि एम्ब्रियो सेक में माइक्रोपाइल रीजन होता है, और इस माइक्रोपाइल रीजन से इंटर करेगा, और इंटर करने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा। कैसे होगा वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। दूसरा कंडीशन है कि ये जो 2 सेल्ड स्टेज है, तो 2 सेल्ड स्टेज में अब सवाल ये आता है कि मेल गेमिट कब बनेगा। तो सवाल ये, सपोज मान लो यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ये है 2 सेल्ड स्टेज। तो जैसे ही ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये राइट टाइप का है, तो ये जर्मिनेशन करते टाइम ही इसका क्या होगा, जो जनरेटिव सेल है ये डिवाइड करके 2 मेल गेमिट बनाएगा। ध्यान रखना है जर्मिनेशन के टाइम पे ही इसका जो जनरेटिव सेल है डिवाइड होके, एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन के टाइप पे ही ये 2 मेल गेमिट बना लेता है। ध्यान रखना, 2 मेल गेमिट बना लेता है। तो एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन यहाँ पे 2 मेल गेमिट बनेगा। तो आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, इसको हम एनसीईआरटी से भी समझेंगे आगे का डिटेल।
चलो, तो एनसीईआरटी कहता है कि इफ़ द पोलन इज़ रॉन्ग टाइप, अगर रॉन्ग टाइप का पोलन होगा तो क्या होगा। तो हमने देखा कि रॉन्ग टाइप का पोलन होगा तो भैया जो पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन हुआ है, ये जो पोलन ट्यूब अंदर आया है, ये पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन ही नहीं होगा। तो अगर रॉन्ग टाइप का होगा तो द पिस्टिल रिजेक्ट द पोलन बाय प्रिवेंटिंग पोलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा, मतलब पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन ही नहीं होगा। और द पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल, पोलन ट्यूब का ग्रोथ ही नहीं होगा अगर रॉन्ग टाइप का होगा तो। देन आगे लिखता है देन अगला पॉइंट है द एबिलिटी ऑफ द पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पोलन फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पोलन ग्रेन एंड पिस्टिल, मतलब पोलन ग्रेन के पास ऐसा कुछ होता है और पिस्टिल के पास ऐसा कुछ होता है जो आपस में रिकॉग्नाइज करते हैं और रिकॉग्नाइज करके ये डिसाइड करते हैं कि ये राइट टाइप का पोलन है या फिर रॉन्ग टाइप का पोलन है। अगर राइट टाइप का हुआ तो पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है और रॉन्ग टाइप का हुआ तो पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन नहीं होता है। दिस डायलॉग इज मेडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट ऑफ द पोलन एंड इंटरेक्टिंग विथ दोज ऑफ पिस्टिल, मतलब कि जो पोलन ग्रेन होता है उसके पास कुछ केमिकल होता है जो पिस्टिल के सरफेस से कांटेक्ट में आता है और कांटेक्ट में आने के बाद कुछ केमिकल रिएक्शंस के थ्रू वो क्या होता है, आइडेंटिफाई होता है। तो ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछ सकता है जो मेडिएटेड होता है कैसे, केमिकल कंपोनेंट के थ्रू, ठीक है। और केमिकल कंपोनेंट के साथ साथ ये एक जेनेटिकल मैकेनिज्म भी होता है, तभी ये आइडेंटिफाई कर पाता है कि ये सेल्फ पोलन है या फिर अदर पोलन है या अदर स्पीसीज का पोलन है, ठीक है। तो ध्यान रखना, केमिकल प्रोसेस और जेनेटिकल प्रोसेस होता है। अगला पॉइंट है इट इज़ ओनली इन रिसेंट ईयर दैट botanists have been able to identify some of the pollen and pistil component and interaction leading to the recognition followed by the acceptance or रिडक्शन, मतलब ऑब्वियसली बात है कि अगर हम ऐसा कुछ आइडेंटिफाई कर पाएँ ताकि हम किसी अदर स्पीसीज़ का भी पोलन का केमिकल कंपोनेंट हम सेम कर दें एज एक्सेप्टेंस के थ्रू, तो हम एक हाइब्रिड प्लांट बना सकते हैं या फिर बहुत डिफरेंट टाइप के स्पीसीज़ बना सकते हैं नए। तो इस बेसिस पे कुछ रिसर्चेस चल रही है जिसकी वजह से हम पोलन पिस्टिल इंटरेक्शंस को केमिकली और जेनेटिकली समझने की कोशिश करते हैं और आने वाले एडवांस लाइफ में हो सकता है कि ऐसा प्रोसेस डेवलप हो जाए ताकि हम नए नए स्पीसीज बना सकते हैं। अगला पॉइंट है एज मेंशन अर्लियर फॉलोइंग compatible pollination the pollen grain germinate on a stigma to produce pollen tube through one of the germ pore। हमें ध्यान रखना है कि जो पोलन ग्रेन होता है वहाँ पे पोलन ग्रेन के पास हमें ध्यान रखना है कि जर्म पोर 1 से 3 होते हैं। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर एक पोलन ग्रेन है और इस पोलन ग्रेन के पास ऐसे एग्जाइन होते हैं तो इस एग्जाइन के पास मिनिमम 1 से 3 ऐसे जर्म पोर होते हैं जहाँ पे एग्जाइन एब्सेंट होता है। तो 1 से 3 जर्म पोर होते हैं, 1 से 3 जर्म पोर होते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या ये तीनों ही जर्म पोर से जर्मिनेट होगा क्या? नहीं, किसी एक जर्म पोर से ये पोलन ट्यूब का ग्रोथ होता है। ध्यान रखना है, सिर्फ किसी एक ही जर्म पोर से क्या होगा, पोलन का जर्मिनेशन, पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है। ऑलरेडी हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है कि 2 सेल्ड स्टेज होगा तो क्या होगा और 3 सेल्ड स्टेज होगा तो क्या होगा। 2 सेल्ड स्टेज होता है तो जैसे ही रिकॉग्निशन होता है उसी टाइम पे जब जर्मिनेशन स्टार्ट होता है तो जो जनरेटिव सेल होता है डिवाइड करके मेल गैमेट बनाता है, और जो 3 सेल्ड स्टेज होता है उसमें ऑलरेडी मेल गैमेट बना हुआ रहता है तो उसमें कोई डिवीजन होने की ज़रूरत नहीं होती है। मेल गैमेट डायरेक्टली पोलन ट्यूब से ट्रांसफर हो जाता है थ्रू माइक्रोपाइल। अगला पॉइंट है द कंटेंट ऑफ पोलन ग्रेन मूव इनटू द पोलन ट्यूब। ऑब्वियसली बात है पोलन ग्रेन का कंटेंट क्या है भाई, तो कंटेंट ऑब्वियसली बात है कि अगर 3 सेल्ड में आया है तो 2 मेल गैमेट होंगे, 2 सेल्ड स्टेज होंगे तो जनरेटिव सेल फर्दर डिवाइड होगा और 2 मेल गैमेट बनाएगा। पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीच द ओवरी। पोलन ट्यूब जो होते हैं वो स्टाइल के टिश्यू से, जैसे देखो यहाँ पे पोलन ट्यूब जर्मिनेट होकर ये स्टाइल से होते हुए ये पोलन ट्यूब जर्मिनेट हुआ और यहाँ पोलन ट्यूब जो है वो मेल गैमेट को भी कैरी करके लेके जाता है और यहाँ पे एम्ब्रियो सेक है। तो एम्ब्रियो सेक के जो माइक्रोपाइल एंड होता है, माइक्रोपाइल एंड यहाँ पे माइक्रोपाइल एक पोर भी होता है, तो माइक्रोपाइल से ये एम्ब्रियो सेक में इंटर करता है। ऑलरेडी हमने देखा है कि जब मान लो कि ये माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल से इंटर करेगा तो यहाँ पे 2 सिनर्जिड सेल होते हैं। हमने देखा है कि 2 सिनर्जिड सेल होते हैं, तो एक सिनर्जिड हो गया और एक सेल उससे अटैच रहता है। तो सिनर्जिड में फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस से ये इंटर करता है। अब सवाल ये है कि भैया यहाँ पे तो 2 सिनर्जिड होता है तो क्या दोनों से पोलन ट्यूब इंटर करता है? नहीं, ये आपको ध्यान रखना है कि किसी एक सिनर्जिड के ही फिलीफॉर्म एपरेटस से क्या करता है, ये पोलन ट्यूब इंटर करता है और इंटर करने के बाद यहाँ पे 2 मेल गैमेट यहाँ पे आ गए।
दो मेल गेमिट जो आए हैं तो एक मेल गेमिट जो होता है वो सेंट्रल सेल की तरफ चला जाता है और जो दूसरा मेल गेमिट होता है वो एग सेल की तरफ, एग सेल के न्यूक्लियस की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे यही चीज़ समझना है कि एम्ब्रियो सेक में कैसे ये पोलन ट्यूब इंटर करता है। चलो अगला पॉइंट है, सम प्लांट पोलन ग्रेन आर सेड एट टू सेल्ड कंडीशन। जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, जैसे वेजिटेटिव सेल होता है और जनरेटिव सेल होता है, तो वैसे प्लांट में इन सच प्लांट द जनरेटिव सेल डिवाइड एंड फॉर्म टू मेल गेमिट ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन द स्टिग्मा। जब स्टिग्मा में पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है उसी टाइम पे क्या होता है, वो जनरेटिव सेल डिवाइड होता है और दो मेल गेमिट बना लेते हैं। देन इन प्लांट विच सेड इन द थ्री सेल्ड स्टेज कंडीशन, ऑलरेडी हमें पता है कि थ्री सेल्ड में क्या होता है, टू मेल गेमिट और एक वेजिटेटिव सेल, पोलन ट्यूब कैरी द टू मेल गेमिट फ्रॉम द बिगनिंग। मतलब स्टार्टिंग से ही, ऑब्वियसली बात है, स्टार्टिंग से ही वो क्या करता है, दो मेल गेमिट को कैरी करता है। अगला पॉइंट है, पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी इंटर द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल, ऑलरेडी हमने डायग्राम से समझ लिया है। देन इंटर वन ऑफ द सिनर्जिड थ्रू द फिलीफॉर्म एपरेटस। हमें ध्यान रखना है, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी एक ही सिनर्जिड के फिलीफॉर्म एपरेटस से एक ही पोलन ट्यूब का एंट्रिंग होता है। ऐसा नहीं कि दो सिनर्जिड है तो दो पोलन ट्यूब आएगा और दोनों का एंट्री होगा। ठीक है, ध्यान रखना है कि सबसे पहले ध्यान रखना है कि एक पोलन के पास, सपोज मान लो ये पोलन है तो इसके पास, ये एक पोलन है, इसके पास ऐसे 3 जर्म पोर हो सकते हैं मैक्सिमम, तो किसी एक जर्म पोर से ही ये जर्मिनेशन होता है, पहला पॉइंट। दूसरा कि यहाँ पे जो सिनर्जिड होते हैं, एम्ब्रियो सेक में, इस सिनर्जिड में सिर्फ किसी एक ही सिनर्जिड के फिलीफॉर्म एपरेटस से इंटर करता है मेल गेमिट, दोनों सिनर्जिड से इंटर नहीं करता है। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ से दो पोलन ट्यूब जर्मिनेट हुआ और दोनों ही सिनर्जिड से, एक सिनर्जिड से इधर इंटर किया, दूसरे सिनर्जिड से इधर इंटर किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट में पूछा जाएगा। अगला पॉइंट है, मैनी रिसेंट studies have shown that filiform apparatus present and the micropyle part of the synergid guide the entry of pollen tube। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन क्या होता है, एंड फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन आपको ध्यान रखना है कहाँ प्रेजेंट होता है, तो माइक्रोपाइलर पार्ट पे प्रेजेंट होता है और ये कहाँ होता है, सिनर्जिड में होता है, और क्या करता है, गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। ध्यान रखना है फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन क्या है, गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, माइक्रोपाइलर एंड पे सिनर्जिड में प्रेजेंट होता है। अगला पॉइंट है, ऑल दीज इवेंट फ्रॉम, कहाँ से, from pollen deposition on stigma until the pollen tube enter in the ovule are together referred as pollen pistil interaction। मतलब पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन कहने का मतलब कि जब पोलन स्टिग्मा पे आया, मान लो कि स्टिग्मा है, यहाँ पे पोलन आया, पोलन आने के बाद ये क्या हुआ, पोलन आने के बाद ये आइडेंटिफाई हुआ कि रॉन्ग टाइप का है या राइट टाइप का है। तो जब ये राइट टाइप का था तो इसमें पोलन जर्मिनेशन हुआ और जर्मिनेट होके ये कहाँ पहुँचा, तो ओव्यूल में पहुँचा। जो ओव्यूल होता है, एम्ब्रियो सेक होता है, इस एम्ब्रियो सेक में माइक्रोपाइल रीजन से पहुंचा और दो मेल गेमिट यहाँ पे रिलीज हुआ। तो यहाँ तक के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है कि स्टिग्मा पे एंटर करने के बाद जो पोलन ट्यूब का एंट्री है इन द ओव्यूल, वहाँ तक के इवेंट को हम क्या बोलते हैं, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये नीट में आपको ध्यान रखना है कि स्टिग्मा से ओव्यूल में एंट्री तक के इवेंट को हम पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन बोलते हैं। हो सकता है कि ऐसा कोई पोलन ट्यूब हो जो जर्मिनेट हो जाए और जर्मिनेट होने के बाद वो ओव्यूल तक तो पहुंच जाए लेकिन ओव्यूल के अंदर इंटर नहीं करे। तो ध्यान रखना है कि जब तक पोलन स्टिग्मा पे इंटर किया और स्टिग्मा से वो ओव्यूल के अंदर इंटर नहीं किया तो ये पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन नहीं। अगला पॉइंट है, एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन इज ए डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक कहने का मतलब कि जैसे ही पोलन क्या होता है, स्टिग्मा पे आता है, यहाँ पे कुछ केमिकल चेंजेस होने लगते हैं और केमिकल चेंजेस होते रहते हैं। कुछ पोलन में चेंजेस होते हैं, पोलन ट्यूब में चेंजेस होते हैं, यहाँ पे माइटोसिस होता है अगर टू सेल्ड में आया हो तो, और यहाँ पे जब तक दो मेल गेमिट को ओव्यूल के अंदर नहीं पहुँचा देता है तब तक इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं डायनेमिक प्रोसेस। ध्यान रखना, पोलन पिस्टिल एक डायनेमिक प्रोसेस है, नीट में पूछा जा सकता है। डायनेमिक प्रोसेस में क्या होता है कि पोलन रिकॉग्निशन जो होता है फॉलोड बाय प्रोमोशन या फिर इनहिबिशन ऑफ पोलन होता है। अगला पॉइंट है, द नॉलेज गेन्ड इन दिस एरिया वुड हेल्प इन द ब्रीडर in the manipulating pollen pistil interaction and even incompatible pollination to get desired hybrid। तो ऑब्वियसली बात है, अगर हमें ये पता चल जाए कि कौन से केमिकल रिएक्शन की वजह से पोलन का एक्सेप्टेंस होता है तो हम किसी भी अपने डिज़ायर्ड पोलन को हम क्या कर सकते हैं, किसी प्लांट के साथ पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन करा के हम एक अच्छे हाइब्रिड प्लांट बना सकते हैं जो कि हमारे लिए, फ्यूचरिस्टिक प्लांट्स के लिए जो इस इन्वायरमेंट में कंफर्टेबल होंगे, वैसा हम प्लांट्स बना सकते हैं और हमारे सर्वाइवल के चांसेस बढ़ सकते हैं। ये पैराग्राफ आप पढ़ लो, इससे अभी तक नीट में नहीं पूछा गया और मुझे नहीं लगता नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर भी आपको पढ़ना चाहिए।
अगला पॉइंट है प्लांट ब्रीडिंग, चैप्टर 9 में पहले पढ़ना था, अभी शायद नहीं पढ़ना है। तो वहाँ पे ब्रीडर इज इंटरेस्टेड इन क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीसीज एंड ऑफ्टन जेनरा टू कंबाइन डिजायर्ड कैरेक्टर टू प्रोड्यूस कमर्शियली सुपीरियर वेराइटी। सुपीरियर वेराइटी कहने का मतलब कि इस इन्वायरमेंट में वो सर्वाइव कर सके। मतलब क्या कि हमने अभी तक देखा कि स्पीसीज के साथ ही कंबाइंड हो सकते हैं, मतलब एक स्पीसीज सेम स्पीसीज के साथ ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, दूसरे स्पीसीज के साथ नहीं कर सकते। तो इवन हमने देखा कि जो चैप्टर 9 था जिसमें प्लांट ब्रीडिंग था, उसमें ज़बरदस्ती डिफरेंट स्पीसीज के साथ क्रॉस पोलिनेशन करा के हमने एक डिफरेंट वैरायटी बनाया होगा। एंड इवन आफ्टर डिफरेंट जेनरा, अलग अलग जेनरा को भी कंबाइन करके एक डिफरेंट सुपीरियर वैरायटी बनाया गया है। तो वो हमें पढ़ना है प्लांट ब्रीड। और ये कैसे बनाया गया होगा अब आपको समझ में आ गया होगा कि पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन को समझना कितना ज़रूरी है। अगला पॉइंट है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन को पहले हम डायग्राम से समझेंगे, फिर एनसीईआरटी लाइन से समझेंगे। तो सपोज मान लो कि ये फीमेल बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है इसके पास मेल और फीमेल दोनों पार्टी होंगे कि हमें एक चाहिए हाइब्रिड प्लांट, ऐसा हाइब्रिड प्लांट जो हमारे डिजायर्ड का हो। तो डिजायर्ड के लिए हमारे पास क्या है, एक डिजायरेबल पोलन हमने कहीं से कलेक्ट किया है जो डिजायर्ड पोलन है, ठीक है। इस पोलन ग्रेन के पास जो हमें कैरेक्टर चाहिए वो कैरेक्टर है, इसको डिजायर्ड पोलन बोल सकते हैं। लेकिन अब इस डिजायर्ड पोलन को हमें इस स्टिग्मा तक लेके आना है, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि इस स्टिग्मा तक लेके आने के लिए हम तो लेके आ सकते हैं, उसके पहले हमें ये देखना पड़ता है कि सोचो इस फ्लावर के आसपास भी बहुत सारे फ्लावर होंगे, तो वहाँ पे भी पोलन होंगे, ठीक है। अब ये पोलन तो अनवांटेड होंगे, इसको बोल सकते हैं अनवांटेड पोलन, ठीक है। तो अनवांटेड पोलन के भी जाने के चांसेस हैं, ठीक है। तो अनवांटेड पोलन के जाने के चांसेस हैं, तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ डिजायर्ड पोलन ही चाहिए, ठीक है। अनवांटेड पोलन से हमें क्या करना है, इसको बचाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, या फिर सपोज मान लो कि इसी फ्लावर का जो ये एंथर है, इस एंथर से भी तो यहाँ पे जा सकते, हमें इस एंथर का पोलन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए डिजायर्ड पोलन जो हम कलेक्ट करके रखे हैं। हमें याद होगा कि पोलन बैंक में क्या होता है, N2 लिक्विड नाइट्रोजन पे, और टेम्परेचर होता है -196 डिग्री पे। हमने कलेक्ट करके रखा है ऑलरेडी, कहीं दूसरे जगह से लेके आए हुआ है। तो अब इस डिजायर्ड पोलन को ही हमें क्या करना है, पोलिनेशन कराना है और फर्टिलाइजेशन कराना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको दिख रहा है कि इस फ्लावर के पास जो है एक एंथर है और इससे भी पोलन रिलीज हो सकता है। तो इसको हम क्या करेंगे, कट करके रिमूव कर देंगे। तो इसको कट करके रिमूव करने के प्रोसेस को बोलते हैं इमेस्कुलेशन। इसको कट किया और रिमूव किया, इसको बोला इमेस्कुलेशन। अब यहाँ पे ये फ्लावर का पोलन तो हट गया, ठीक है, फ्लावर का पोलन नहीं आएगा। लेकिन हमारे पास अभी भी एक प्रॉब्लम है, ये अनवांटेड पोलन जो इस फ्लावर के आसपास वाले फ्लावर के पास होंगे वो तो आ सकते हैं ना। तो अब इसको अनवांटेड पोलन से हमें बचाने के लिए, इस स्टिग्मा को बचाना है ताकि अनवांटेड पोलन नहीं है, सिर्फ हमें डिजायर्ड पोलन ही चाहिए। इस अनवांटेड पोलन से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, बटर कैप का कवरिंग कर देंगे, जिसको हम बैगिंग बोलते हैं। बटर कैप से हम क्या करेंगे, इस पिस्टिल को कवर कर देंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, बैगिंग बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा इमेस्कुलेशन किया, तो जो सेल्फ फ्लावर था उसके अंदर से हमने बचा दिया, बैगिंग कर दिया जिससे अनवांटेड पोलन से हमने बचा दिया, अनवांटेड पोलन से बचा दिया, ठीक है। अब हम अनवांटेड पोलन से तो बचा दिया, तब क्या होगा, हमें सिर्फ डिजायर्ड पोलन से फर्टिलाइजेशन कराना है। तो डिजायर्ड पोलन से फर्टिलाइजेशन कराने के लिए जब ये पिस्टिल जो है, ये पिस्टिल रिसेप्टिव होगा, मतलब मैच्योर हो जाएगा, तो हम इस बैग को रिमूव करेंगे। और बैग को रिमूव करके क्या करेंगे, इस पोलन को लेके आएंगे और स्टिग्मा पे स्प्रे कर देंगे। डस्टिंग बोलते हैं, डस्टिंग ऑफ पोलन ग्रेन, डस्टिंग ऑफ पोलन ग्रेन बोलो या स्प्रे बोलो, ठीक है। तो डिजायर्ड पोलन को लेके आएंगे और डिजायर्ड पोलन को लेके आएंगे और स्टिग्मा पे स्प्रे कर देंगे। और स्प्रे करने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होने के जस्ट बाद हम क्या करेंगे, इसको फिर से बैगिंग कर देंगे। मतलब कि डिजायर्ड पोलन जैसे ही पिस्टिल मैच्योर हुआ, बैग को ओपन किया, और बैग को ओपन करने के बाद डिजायर्ड पोलन को यहाँ पे स्टिग्मा पे लेके आया, और स्टिग्मा पे स्प्रे करने के बाद फिर से इस पिस्टिल को क्या किया, बैगिंग कर दिया, रीबैगिंग उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखा कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसमें इमेस्कुलेशन करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे इस फ्लावर के पास की जो पोलन है इसको रिमूव कर दिया। फिर से बैगिंग करना जरूरी है, क्योंकि इस फ्लावर के आसपास जो अनवांटेड पोलन है, इस अनवांटेड पोलन से बचाने के लिए इसको बैगिंग कर दिया, ठीक है। बैगिंग करने के बाद जैसे ही ये पिस्टिल मैच्योर हुआ, तो हमारे पास ऑप्शन है, हम बैग को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद जो डिजायर्ड पोलन है, इस डिजायर्ड पोलन का डस्टिंग कर देते हैं, और डस्टिंग करने के बाद फिर से इस बैग को पैक कर देते हैं ताकि अनवांटेड पोलन यहाँ तक नहीं जा पाए, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा इमेस्कुलेशन, बैगिंग और रीबैगिंग कब करते हैं। लेकिन एक ऑप्शन है कि हमारे पास सपोज मान लो फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो, तो जब फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो सोचो इसके पास क्या है, एक मान लो कि इसके आसपास जो फ्लावर होंगे उसके पास अनवांटेड पोलन होंगे, ठीक है। हमने बैग में कलेक्ट किया है डिजायर्ड पोलन, ठीक है, डिजायर्ड पोलन। तो हमें डिजायर्ड पोलन का स्प्रेइंग करना है इसके पास,
ठीक है। अनवांटेड पोलन, इसके पास ऑलरेडी ऑप्शन है कि अनवांटेड पोलन से कंटेमिनेटेड हो जाए, तो हमें यहाँ पे लेकिन एक ऑप्शन आपको फ़ायदा है कि इसके पास खुद का जो पोलन है वो नहीं है, मतलब आपको इमैस्कुलेशन करने की ज़रूरत है क्या, यहाँ पे नो नीड ऑफ इमैस्कुलेशन, नो नीड ऑफ इमैस्कुलेशन, यहाँ पे कोई इमैस्कुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे पोलन ग्रेन नहीं बनेंगे फ्लावर के। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इमैस्कुलेशन तो नहीं किया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भैया आपको फिर से बैगिंग करना पड़ेगा। बैगिंग क्यों करना है, क्योंकि जब तक आप बैगिंग नहीं करेंगे तो ऐसा होगा कि जैसे ही पिस्टिल मैच्योर होगा, मैच्योर होते टाइम ये अनवांटेड पोलन जो है, अनवांटेड पोलन यहाँ पे आने के चांसेस हैं। तो अनवांटेड पोलन से बचाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे बैगिंग तो होगा, क्या बैगिंग तो हमें करना पड़ेगा, बैगिंग करना पड़ेगा, इमैस्कुलेशन हमें नहीं करना है। तो ये पॉइंट ध्यान रखो, बैगिंग यहाँ पे ज़रूरी है। फिर वैसे ही एज इट इज़ क्या होगा कि जैसे ही ये पिस्टिल जो है मैच्योर होगा, रिसेप्टिव होगा, तो हम डिजायर्ड पोलन का क्या करेंगे, इस पे डस्टिंग करेंगे, सॉरी पहले बैग को ओपन करेंगे, फिर यहाँ पे जो डिजायर्ड पोलन है उसको डस्टिंग करेंगे, और डस्टिंग करने के बाद फिर से इसको क्या करेंगे, रीबैग कर देंगे। और उसके बाद का जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन के बाद सीड फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन, वो सब आगे हम डिटेल में देखने वाले हैं, तो वो सारे प्रोसेस हो जाएंगे। चलो अब एनसीईआरटी की लाइन देख लेते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इज़ वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। ऑब्वियसली बात, अगर हमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन करने आता है तो हम एक अच्छा क्रॉप बना सकते हैं जो कि सुपीरियर हो सकता है इस इन्वायरमेंट के लिए, और अच्छा उसका प्रोडक्टिविटी हो सकता है। तो इसके क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन जो है वो बहुत ज़रूरी प्रोसेस है। इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट इज़ ओनली डिजायर्ड पोलन ग्रेन आर यूज फॉर पोलिनेशन। ऑब्वियसली बात है, मैंने अभी बताया कि हमें सिर्फ डिजायर्ड पोलन ग्रेन चाहिए, एंड द स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटेमिनेशन। ऑब्वियसली बात है कि अगर हमें स्टिग्मा पे डिजायर्ड पोलन ग्रेन को ही लाना है तो हमें स्टिग्मा को क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम अनवांटेड पोलन से, ठीक है, अनवांटेड पोलन से, कंटेमिनेशन से हमें बचा के रखना पड़ेगा। तो इसके लिए करेंगे क्या, तो इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन, हमने ऑलरेडी डायग्राम से समझा है कि इमैस्कुलेशन क्या होता है, एंड दूसरा प्रोसेस है बैगिंग टेक्निक। तो हमें ध्यान रखना है इमैस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक के हेल्प से हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, जिससे हमें डिजायर्ड पोलन का ही प्रोडक्ट बनता है, डिजायर्ड पोलन से ही हम फर्टिलाइजेशन कराते हैं और डिजायर्ड सीड बनता है, डिजायर्ड प्लांट बनेगा। इफ द फीमेल पेरेंट बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, फीमेल पेरेंट बाइसेक्सुअल फ्लावर बियर कर रहा है, देन रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बर्ड बिफोर द एंथर डेसेंस। ऑब्वियसली बात है कि जब पोलन, मान लो कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यहाँ पे फीमेल पार्ट है और यहाँ पे मेल पार्ट है, तो मेल पार्ट से पोलन रिलीज होने से पहले ही हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा, और रिमूवल को हम क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, एंथर के डेसेंस होने से पहले हमें क्या करना होता है, उसको इमैस्कुलेट करके बाहर करना होता है। मान लो हम इस प्लांट से एंथर को हटा दिया तो यहाँ पे बचेगा क्या, सिर्फ पिस्टिल बचेगा। तो पिस्टिल बचेगा तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, अनवांटेड पोलन से बचाना पड़ेगा। तो इमैस्कुलेटेड फ्लावर हैव टू बी कवर्ड विद द बैग सुटेबल साइज, जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर, टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ द स्टिग्मा विथ अनवांटेड पोलन। मैंने अभी डायग्राम से बता दिया, आपको समझ में आ गया हो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग। तो हमने जिस स्टिग्मा को बैग किया है, अगर वो स्टिग्मा जो है वो बैग्ड फ्लावर ऑफ द अटेंड रिसेप्टिविटी, मतलब स्टिग्मा मैच्योर हो जाता है, तो मैच्योर पोलन ग्रेन जो हम कलेक्ट करके रखे हैं, पोलन ग्रेन भी मैच्योर होना चाहिए जो हम कलेक्ट करके रखे हैं, तो मैच्योर पोलन ग्रेन कलेक्टेड फ्रॉम एंथर ऑफ द मेल पेरेंट आर डस्टेड ऑन द स्टिग्मा। मतलब जो डिजायर्ड पोलन हमने कलेक्ट किया है, बैग को ओपन करने के बाद हम वहाँ पे मैच्योर पोलन ग्रेन का डस्टिंग कर देते हैं ऑन द स्टिग्मा। देन द फ्लावर आर रीबैग्ड, और फिर से हम क्या करते हैं, फ्लावर को रीबैग कर देते हैं। ध्यान रखना, इमैस्कुलेशन करते हैं, बैगिंग करते हैं, इमैस्कुलेशन करते हैं, बैगिंग करते हैं, फिर से बैग को ओपन करते हैं, डस्टिंग करते हैं, और डस्टिंग करने के बाद फिर से रीबैग कर देते हैं। उसके बाद हमें जो प्रोसेस है आगे फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद हमें और जो डिजायर्ड प्लांट है वो मिलता है, एंड द फ्रूट अलाउ टू डेवलप। अब ये एक लास्ट पैराग्राफ है, इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ऑब्वियसली बात है फीमेल पेरेंट है, ठीक है, तो फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ऑब्वियसली बात है फीमेल है और यूनिसेक्सुअल है, तो ऑब्वियसली बात है सिर्फ और सिर्फ पिस्टिल ही होगा, वहाँ पे इमैस्कुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देयर इज नो नीड फॉर इमैस्कुलेशन। लेकिन बैगिंग तो करना पड़ेगा। द फीमेल फ्लावर बर्ड बैग्ड बिफोर द फ्लावर ओपन, ऑब्वियसली बात है बैगिंग क्यों करना है, क्योंकि अगर बैगिंग नहीं करेंगे, मैच्योरेशन से पहले बैगिंग करते हैं, तो बैगिंग अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, अनवांटेड पोलन आएगा और फिर फर्टिलाइजेशन हो सकता है। इसलिए फीमेल फ्लावर बर्ड ओपन होने से पहले हम उसको बैगिंग कर देते हैं, और जैसे ही वो मैच्योर होता है, मतलब बर्ड ओपन होते हैं, तो हम क्या करते हैं, बैग को ओपन करते हैं, और बैग को ओपन करने के बाद व्हेन द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, और तो बैग को ओपन किया और स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गया, तो हम डिजायर्ड पोलन को क्या करेंगे, वहाँ पे डस्टिंग कर देंगे, देन पोलिनेशन इज कैरिड आउट यूजिंग द डिजायर्ड पोलन एंड द फ्लावर रीबैग। तो अगला टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन, मीन्स कि अब हमें पोलिनेशन कराने के बाद हमें फर्टिलाइजेशन कराना है, तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पढ़ेंगे अगले लेक्चर।